Welcome to Civil Service IAS, your go-to YouTube channel for all things related to the Indian Administrative Service. दोस्तों फ्री तिब्बत प्रेजेंट डे जियोपॉलिटिक्स करेंगे। दोस्तों आइए सबसे पहले आपको इतिहास के उस दौर में लेकर चलते हैं जब तिब्बत सही मायनों में एक इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करता था। तिब्बत अपने आप में 2000 साल लंबी एक रिच हिस्ट्री समाये हुए है। तिब्बत के सोवरेन स्टेटस को एनालाइज करने का सबसे अहम रेफरेंस पॉइंट तिब्बत की इंपीरियल एज में मिलता है, जब पूरा तिब्बत एक सिंगल इंपीरियल रूलर के अंडर पहली बार एक यूनाइटेड एंटिटी के रूप में एग्जिस्ट कर रहा था। उस दौर में एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में तिब्बत की एग्जिस्टेंस अनडिस्प्यूटेड थी। यहाँ तक कि चाइना के खुद के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमें ये बताते हैं कि उस दौर में चाइना और तिब्बत के बीच जो ट्रीटीज हुई उनमें तिब्बत को एक स्ट्रॉन्ग स्टेट का दर्जा दिया गया था, जिसके चलते चाइना को मजबूरन इक्वालिटी के साथ डील करना पड़ा। आपको बता दें कि इंपीरियल चाइना में एक लंबा दौर ऐसा था जब चाइना खुद को मिडिल किंगडम की तरह प्रोक्लेम करता था। चाइना खुद को वर्ल्ड के सेंटर में रखता और अपने आसपास के छोटे छोटे किंगडम्स को अपनी ट्रिब्यूटरीज की तरह ट्रीट करता था। लेकिन तिब्बत के केस में यह हायरार्की नहीं दिखी। उधर लगभग 3rd सेंचुरी बीसी में मौर्यन एम्पायर एक के बाद एक ब्लडी बैटल्स को फेस कर रहा था। मानवता को इस कदर छलनी होता देख सम्राट अशोक ने न केवल खुद को बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया, बल्कि उन्होंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बुद्धिज्म को एक्टिवली स्प्रेड करना शुरू कर दिया। उस दौर में ये केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि सिलोन, बर्मा, नेपाल, सेंट्रल एशिया, चाइना और जापान तक फैल गया। समय के साथ साथ बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया। 9th सेंचुरी एडी तक आते आते ये तिब्बत में उनके कल्चर की एक कोर वैल्यू के तौर पर अपना लिया गया। 10th सेंचुरी तक तिब्बत अपने आप में चाइना के ऊपर कोई थ्रेट पोज नहीं कर रहा था। तिब्बत की इंपीरियल एज के लास्ट किंग ने चाइना के साथ 9th सेंचुरी एडी में एक पीस ट्रीटी साइन की और दोनों ने अपनी टेरिटरी में बुद्धिज्म का बढ़ चढ़ कर प्रमोशन किया। यहीं से एक मार्शल रेस टॉलरेंस और मेडिटेशन के कल्चर को अपनाने लगी। हिस्टोरियंस के मुताबिक इस पॉइंट के बाद तिब्बतन फॉरेन इन्वेजन्स के प्रति काफी वल्नरेबल हो गया। टॉलरेंस और नॉन वायलेंस के इस कल्चर के चलते तिब्बतन एम्पायर कोलैप्स होने लगा और तिब्बत छोटे छोटे फ्यूडिंग किंगडम्स में टूटने लगा। इसी तरह की फ्यूड उस दौर में चाइना में भी जारी थी, लेकिन चाइनीज थिंकिंग में तिब्बत कभी भी उतना प्रोमिनेंट फिगर नहीं हुआ। वहीं 1240 एडी में मंगोल्स ने तिब्बत पर हमला कर उसको एनेक्स कर लिया। अब यहाँ गौर करें तो इंटरनेशनल लॉ हमेशा से स्टेट के इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करता आया है, इसलिए इस लॉ में स्टेटहुड के कंटिन्यूएशन को प्रिज्यूम किया जाता है। यानी अगर सदियों से तिब्बत एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में एग्जिस्ट करता आया है तो उसको अपनी कंटिन्यूड इंडिपेंडेंस को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। यदि कोई फॉरेन स्टेट उस पर अपने सोवरेन राइट्स क्लेम करने लगे तो ये जिम्मेदारी उस फॉरेन स्टेट की है कि वो ये प्रूव करे कि इतिहास के किस मोड़ पर और किन लीगल मींस के जरिए उसने उस इंडिपेंडेंट नेशन पर सोवरेन राइट हासिल किए हैं। यहाँ प्रेजेंट में चाइना तिब्बत के ऊपर जो क्लेम करता है वो उस अथॉरिटी के बेसिस पर करता है कि जो मंगोल और मंचू एम्परर्स 13th और 18th सेंचुरी में तिब्बत के ऊपर एक्सरसाइज किया करते थे। चाइना का क्लेम के मुताबिक तिब्बत इसलिए चाइना का पार्ट है क्योंकि इन दोनों कंट्रीज को इंडिपेंडेंटली मंगोल रूलर्स द्वारा रूल किया गया था। एक्सपर्ट्स इस क्लेम को पूरी तरह से बेसलेस और अबसर्ड बताते हैं। ऊपर से तिब्बत के ऊपर फॉरेन डोमिनेशन के इस ब्रीफ पीरियड को भी 700 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इसके अलावा तिब्बत युआन एम्परर से पहले ही टूटकर अलग हो चुका था। उसके बाद ही चाइना ने मिंग डायनेस्टी के एस्टैब्लिशमेंट के साथ मंगोल से अपनी इंडिपेंडेंस क्लेम की। यानी चाइना के आजाद होने से पहले तिब्बत अपनी इंडिपेंडेंस क्लेम कर चुका था। उधर मिंग डायनेस्टी जिसने चाइना को 1368 से 1644 तक रूल किया, उसने तिब्बत पर कोई खास अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं की। यानी लगभग मिड 14th सेंचुरी के बाद से तिब्बत 400 सालों के लिए फॉरेन इन्फ्लुएंस से आजाद रहा। वहीं दूसरी ओर 17th सेंचुरी में मिंग डायनेस्टी के बाद जब चाइना पर मांचू यानी चिंग डायनेस्टी का राज हुआ तो उसने तिब्बतन बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया। इसी दौर में चिंग डायनेस्टी के सपोर्ट से दलाई लामा की लेगेसी को स्टैब्लिश किया गया। लेकिन पॉलिटिकल लेवल पर कुछ पावरफुल मंचू एम्परर्स ने इस दौरान तिब्बत के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करने की भी कोशिश की। असल में 18th सेंचुरी में जुंगार फोर्सेस तिब्बत को ऑक्युपाई कर चुकी थी। उनको वहां से हटाने के लिए 1724 में चिंग द्वारा तिब्बत में एक एक्सपेडिशन फोर्स भेजी गई जिसने जुंगार्स को डिफीट कर दिया। इसके बाद चिंग एम्परर्स ने ल्हासा में अपने 2000 ट्रूप स्टेशन किए जो यहाँ डायरेक्टली चिंग गवर्नमेंट की लोकल एजेंसी को रिपोर्ट किया करते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि चिंग डायनेस्टी ही एकमात्र ऐसी चाइनीज डायनेस्टी थी जिसने एक छोटे पीरियड के लिए तिब्बत के ऊपर पार्शियल कंट्रोल एक्सरसाइज किया।
लेकिन उन्होंने तिब्बत को कभी अपने एम्पायर में इनकॉर्पोरेट नहीं किया और ये पार्शियल कंट्रोल भी 1904 तक आते आते पूरी तरह इनफेक्टिव हो गया। वो क्यों? आइए देखते हैं। तो दोस्तों 19वीं सेंचुरी के एंड तक आते आते इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर ब्रिटेन का इंपीरियल एम्पायर अपनी पकड़ मजबूत कर चुका था। इन्होंने तिब्बत को अपने एम्पायर के डिफेंस के आउटर पैरामीटर की तरह ट्रीट करना शुरू किया। इस पॉइंट पर आकर चाइना को तिब्बत की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस का एहसास हो चुका था। इस दौरान इस सबकॉन्टिनेंट पर ब्रिटिश और रशियन एम्पायर के बीच द ग्रेट गेम भी छिड़ गया। 1890s में ये दोनों मैसिव एम्पायर्स सेंट्रल एशिया में अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस स्टैब्लिश करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक राइवलरी में एंगेज थे। सेंट्रल एशियन स्टेट एक एक करके रशिया के वेसल स्टेट बनते जा रहे थे और ये ब्रिटेन के स्ट्रेटेजिक स्फीयर के साथ कोलैप्स कर रहा था। जैसे ही सेंट्रल एशिया रशियन जार के कब्जे में पहुंचा, ग्रेट गेम ईस्टवर्ड यानी चाइना, मंगोलिया और तिब्बत की ओर शिफ्ट होने लगा। इसी के चलते 1904 में ब्रिटिश आर्मी ने ल्हासा को इन्वेड कर दिया। बहुत से हिस्टोरिकल फैक्ट ऑन रिकॉर्ड ये बताते हैं ब्रिटिश आर्मी को तिब्बत में रशियन इन्फ्लुएंस का कोई एविडेंस नहीं मिला। लेकिन तिब्बत के इस ब्रिटिश इन्वेजन का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मंचूरिया चाइना में फील किया गया। चाइना के लंबे इतिहास में मंगोलिया और मंचूरिया के प्लेन से आने वाले नोमैड्स ने चाइना की इंपीरियल डायनेस्टीज को कई बार चैलेंज किया। कई बार इन्होंने चाइना के इंपीरियल थ्रोन को हटाकर खुद की डायनेस्टीज को भी स्टैब्लिश किया। 19वीं शताब्दी में चाइना को 7 समंदर पार से आई यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स और साथ ही अपने ही पड़ोस में एक इंपीरियल और एक्सपेंशनिस्ट जापान को फेस करना पड़ा। यानी चाइना को कभी मंगोलियन प्लेन्स तो कभी ईस्टर्न कोस्टलाइन से इन्वेजन का शिकार होना पड़ रहा था। ऐसे में वो तिब्बत को एक इफेक्टिव बफर और उसके सिक्योर बैकयार्ड के रूप में देखने लगा। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने जब इस बफर को ब्रीच किया तब चाइना को भी इस ग्रेट गेम का अंदाजा हुआ। इसके बाद चाइना को तिब्बत की स्ट्रेटेजिक डेप्थ का एहसास हुआ। चाइना को रियलाइज हुआ कि वेस्ट से आने वाले किसी भी अटैक को काउंटर करने के लिए तिब्बत बेहद जरूरी है। चाइना इस बात को लेकर भी कन्विंस था कि ब्रिटिशर्स भी तिब्बत का इस्तेमाल करके चाइना को इन्वेड कर सकते हैं। ऐसे में चाइना के पास इसको रोकने का एक ही तरीका है और वो था तिब्बत के ऊपर चाइना का कंट्रोल। उधर तिब्बतन गवर्नमेंट के साथ अपने डिप्लोमेटिक कनेक्शन स्टैब्लिश न कर पाने और रशिया के साथ तिब्बत की एलिज्ड लिंकेजेस के कारण 1903 से 4 में ब्रिटिशर्स ने एक कॉलोनल फ्रांसिस यंग हस्बैंड द्वारा लेड एक्सपीडिशन ल्हासा भेजा। उसके थ्रू उन्होंने तिब्बत के साथ एक ट्रेडिंग एग्रीमेंट इन्फोर्स किया और उनको रशिया के साथ डिप्लोमेटिक लिंकेजेस स्टैब्लिश करने से प्रिवेंट किया। इसके रिस्पॉन्स में चिंग फॉरेन मिनिस्ट्री ने तिब्बत के ऊपर चाइना की सोवर्निटी प्रोक्लेम की। ये पहली बार था जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर अपना क्लेम दुनिया के आगे प्रोक्लेम किया। लेकिन उसकी ये डिमांड किसी हिस्टोरिकल बेसिस से ज्यादा एक कांस्टेंट फियर पर बेस्ड थी। खैर, इससे पहले ब्रिटिशर्स ल्हासा तक पहुंचे। 13th दलाई लामा पहले आउटर मंगोलिया और फिर 1908 में बीजिंग तक चले जाते हैं। 1904 में ब्रिटिशर्स और तिब्बतन्स के बीच ट्रीटी ऑफ ल्हासा साइन की जाती है और उसके बाद 1906 में ब्रिटिश और बीजिंग के बीच एक ट्रीटी साइन की जाती है जिसके तहत चाइना ब्रिटेन को 2.5 मिलियन देने के लिए राजी हो जाता है, जो असल में तिब्बत द्वारा ब्रिटेन को पे किए जाने थे। तिब्बत को मजबूरन 1904 की एंग्लो तिब्बतन ट्रीटी से एग्री करना पड़ता है। तो जैसा कि आप यहाँ देखते हैं, बीजिंग ने इस बीच ल्हासा और ब्रिटेन के बीच एक मीडिएटर का काम किया। इसके अलावा 1907 में ब्रिटेन और रशिया ने एग्री किया कि तिब्बत के ऊपर चाइना की सुजरेनिटी के प्रिंसिपल की कन्फर्मिटी के चलते दोनों नेशंस तिब्बत के साथ चाइनीज गवर्नमेंट की मध्यस्थता के अलावा किसी और जरिए नेगोशिएट नहीं करेंगे। 1912 में चाइना में शंघाई रिवॉल्यूशन होता है और चाइना का इंपीरियल रूल समाप्त हो जाता है। इस समय दलाई लामा एक बार फिर तिब्बत के इंडिपेंडेंट स्टेटस को ओपनली प्रोक्लेम करते हैं। वहां स्टेशन चाइनीज ट्रूप्स को भी वहां से वापस भेज दिया जाता है। खैर, 1911 से 1950 तक तिब्बत ने काफी हद तक अनड्यू फॉरेन इन्फ्लुएंस अवॉइड किया। इस बीच वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह अपनी ऑटोनॉमी एंजॉय करता रहा। 13th दलाई लामा ने देश के बाहर एग्जाइल में रहते हुए इनफॉर्मल रूलर्स के साथ सभी फॉरेन कम्युनिकेशंस में तिब्बत के इंडिपेंडेंट स्टेटस को पुश किया और इंटरनली तिब्बत के इंडिपेंडेंस को प्रोक्लेम करने वाले डिक्लेरेशन इशू किए गए और साथ ही देश में डिफेंसेस को मजबूत किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चाइना एंड इट्स अलाइज, ब्रिटेन और रशिया के ह्यूज प्रेशर के बावजूद तिब्बत न्यूट्रल रहा। इसके अलावा तिब्बतन गवर्नमेंट ने अपनी सभी नेबरिंग कंट्रीज के साथ इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल रिलेशंस मेंटेन किए। जिन भी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ तिब्बत ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन किए, उन्होंने एक्टिवली तिब्बत के इंडिपेंडेंट स्टेटस को भी रिकॉग्नाइज किया।
1914 में ब्रिटेन, चाइना और तिब्बत के बीच शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें शिमला कन्वेंशन तैयार किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तिब्बत के ऊपर चाइनीज सोवरेनिटी को तब तक रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया जब तक चाइना इस ड्राफ्ट को साइन ना कर दे, लेकिन चाइना ने ऐसा कभी नहीं किया। इसी का उदाहरण के लिए 2003 में वाजपेयी गवर्नमेंट ने चाइना के साथ एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन में वन चाइना पॉलिसी को एंडोर्स किया और तिब्बत को चाइना का पार्ट रिकॉग्नाइज किया, और वो इस कंडीशन पर कि चाइना तिब्बत को जेन्युइन ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहाँ तिब्बत को ऑटोनॉमी अलाउ करना तो दूर, उल्टा 2006 में चाइना ने इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन को नकारते हुए अरुणाचल प्रदेश को सदर्न तिब्बत बताकर उस पर अपना क्लेम जाहिर किया। यानी भारत ने उस बार्गेन में अपने पॉइंट्स का तो मान रखा, लेकिन चाइना ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। और ये कोई नई बात नहीं है, इतिहास में ऐसे एग्जांपल्स भरे पड़े हैं जब चाइना ने अपने एग्रीमेंट्स या ट्रीटीज से यूनिलिटरली बैकआउट किया। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आज इंडिया को भी अपनी 60 साल पुरानी अपीजमेंट पॉलिसी को ड्रॉप करने की जरूरत है। अगर आज इंडिया ऐसा करता है तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना इस पर बहुत स्टिफ रिएक्शन देगा। ऐसे में इंडिया को चाहिए कि वो तिब्बतन फ्रीडम के इशू को बाकी डेमोक्रेसीज के साथ मिलकर इंटरनेशनलाइज करे, चाइना के ऊपर प्रेशर बनाए। अगर इंडिया अपने इस कार्ड को प्ले करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो वो अपने ईस्टर्न बॉर्डर्स को सिक्योर करने के साथ साथ तिब्बत की वैल्यूएबल रिसोर्सेज का लाभ भी उठा सकता है जो आज चाइना के कब्जे में है। इसमें पहला है वाटर रिसोर्स। जैसा कि हम पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि तिब्बत को एशिया का वाटर टावर कहा जाता है। यहाँ से ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट की लाइफलाइन है। इसके अलावा तिब्बत के पास कॉपर और लिथियम जैसे कई क्रिटिकल मिनरल्स के रिजर्व भी हैं। साथ ही तिब्बत दुनिया का हाईएस्ट प्लेटू है, तो उसको चाइना पर स्पाइंग और स्ट्रेटेजिक प्रेशर बनाने के लिए भी यूज किया जा सकता है, जो फिलहाल चाइना इंडिया के ऊपर करने के लिए करता है। तो दोस्तों, अगर भारत इस कार्ड को इफेक्टिवली प्ले कर पाता है तो इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के साथ साथ तिब्बत के साथ इन सभी एरियाज में कोलैबोरेशन के म्यूचुअल बेनिफिट्स एंजॉय कर सकता है। और इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। By subscribing to our channel, you'll gain access to a wealth of engaging videos that aim to educate and inspire.